खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ ख़ज़ा को गुजरने की भी मजाल ना हो। ख्वाब था इकबाल का, ताबीर पाकिस्तान है। मेहनते अजदाद की तस्वीर पाकिस्तान है। खैबर पंजाब से सिंध बलूचिस्तान और कश्मीर तक एक रखती है जो जंजीर पाकिस्तान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। हमारी तरफ से सुनो पाकिस्तान की पूरी टीम और सुनो न्यूज की जानिब से तमाम देखने वालों को, तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी बहुत मुबारक। जबरदस्त अंदाज में आज इस जश्न आज़ादी का आगाज हो रहा है। आज वतन अजीज की आज़ादी को 78 साल मुकम्मल हो गए हैं। मार्का हक की फतह से आज़ादी का जश्न दोबाला हो चुका है। मुल्क भर में आज़ादी का जश्न मिली और कौमी जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। हर तरफ हम लोग देख रहे हैं कि खुशी का एक समा है, हर चेहरा शादमान है, दिल खुश है, जोश जज्बे से सरशार है। कराची से खैबर, गिलगित से गवादर तक वतन से मोहब्बत का वालेहाना इजहार किया जा रहा है और हम देख रहे हैं कि नगर नगर, करिया करिया सब्ज हिलाली परचमों की बहार आ गई है। मोहल्ले हों, शाहराहे हों, सबको सजा दिया गया है। जगह जगह चिरागा भी किया जा रहा है और बच्चे खासतौर पर बहुत एक्साइटेड हैं। और ज़ैर, मुझे तो खुद ऐसे लग रहा है कि मेरे अंदर का वो जो बच्चा है ना, एक वो आज जश्न आज़ादी के लिए वैसा ही एक्साइटेड होकर बाहर आ गया है और बहुत ही आज मजा आने वाला है। बिल्कुल जी, और आपकी तैयारी भी वैसी ही है। मैं देख रहा हूँ जिस तरह से आपने ये बैलून भी मैंने रखवाया, आपको पता है, दुपट्टा जो है वो लिया हुआ है और ये जितने भी बैलून्स हैं यहाँ पर, खैर फिजाएं जो है इस वक्त अल्लाह अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारों से गूंज रही हैं। मुल्क भर में सरकारी और रिहायशी इमारतों, शाहराहों, सड़कों और मुख्तलिफ मकामात को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर हुब्बुल वतनी की अलामत बन चुका है और मुल्क भर में जश्न आज़ादी और मार्का हक की फतह की तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। मुल्क भर में ये पुरवकार तकरीबात जारी हैं जिसमें बानियाने पाकिस्तान की अजीम जिद्दोजहद और अफवाज पाकिस्तान को ज़बरदस्त अंदाज में खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, जबकि मुल्क को दिफाई और मौशी महाज पर मजबूत बनाने का अज़्म भी किया जा रहा है। जबकि आपको ये भी बताएं जी, ये बड़ी खूबसूरत सी एक लाइन मेरे माइंड में आ रही है आज के दिन को लेकर। चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। जश्न आज़ादी को मार्का हक की अजीम फतह के नाम किया गया है और दिन के आगाज पर ही हमने देखा है कि वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुल-हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी दी गई है। मसाजिद में मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी गई हैं और ये सिलसिला तो जारी। और खासतौर पर इस महीने तो हमने देखा है उज़ैर के एक अरसे के बाद ना, इस दफा जश्न आज़ादी की जो सेलिब्रेशन है उसका आगाज 1 अगस्त से ही हो गया था और उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक्साइटमेंट लेवल वो जो हमारे बचपन की होती थी ना जश्न आज़ादी, उससे भी बढ़ गई है इस बार। मैं तो फातिमा कहूंगा, आप कह रही हैं 1 अगस्त से, मैं तो कह रहा हूँ मई से ही, जब पाकिस्तान ने सही बात भारत को धूल चटाई है ना, और उसके बाद से ही जो है वो जश्न आज़ादी जो है वो मनाना शुरू कर दिया था कौम ने। और जो कौम का जोशो जज्बा है और जो वो स्पार्क था वो आज भी उसी तरह बरकरार है, बल्कि आज तो उसमें इजाफा हुआ है। तो नाज़रीन, इस साल का जश्न आज़ादी महज एक तारीखी दिन नहीं याद है, बल्कि एक अजीम फतह का जश्न भी है। मार्का हक में पाक फौज ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त देकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। 10 मई को जब दुश्मन ने वतन अजीज पर हमले की जसारत की तो मुसल्लह अफवाज ने उसे ऐसा दंदान शिकन जवाब दिया कि चंद ही घंटों में उसका गुरूर और जंगी जुनून खाक में मिला दिया और उसे घुटने टेकने पर मजबूर किया और एक बार फिर यह साबित कर दिया कि यह धरती महफूज हाथों में है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। ऐसा ही है। और मार्का हक और जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब जिन्ना स्पोर्ट्स स्टेडियम इस्लामाबाद में मुनक्किद हुई है, जिसमें सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, अरकान पार्लियामेंट, दोस्त ममालिक के सफ़ीरों समेत अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। पाक फौज के मुसल्लह दस्तों ने सलामी के चबूतरे के सामने शानदार मार्च पास्ट किया है, जबकि पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने फ़ज़ाई सलामी भी दी। और ये मनासर आप लोग साथ साथ स्क्रीन पर मुलाहिजा भी करें, यकीनन आप इस मोमेंट को फील कर रहे होंगे साथ साथ कि कितना यादगारी दिन आज का मनाया जा रहा है और यकीनन ये एक तारीख में लिखा जाएगा। बिल्कुल जी। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से धुआंधार और जज्बाती खिताब किया। आपको पता है उनका जो अंदाज़ खिताब है वो बड़ा पुरअसर होता है और पूरी कौम को मार्का हक और जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दी उन्होंने इस मौके पर और ये वाज़ेह कर दिया कि मार्का हक में पाकिस्तान ने भारत को तारीख का वो सबक सिखाया जो उनकी आने वाली नस्लें क़यामत तक याद रखें। भारत भूल गया था कि जंगें सिर्फ हथियारों के बलबूते पर नहीं लड़ी जाती, बल्कि इसके लिए
ऐसे निडर बेटों की जरूरत पड़ती है जो अपनी जान को हथेली पर रखकर मैदान जंग में उतरते हैं। ऐसा ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को कौम का अजीम बेटा करार देते हुए कहा है कि उन्होंने भारत के जंगी जुनून के खिलाफ ऐसी दलेराना और दानिशमंदाना हिकमत अमली बनाई है जिसका एतराफ दोस्त और यहाँ तक कि दुश्मन सभी करने पर मजबूर हो चुके हैं। इस मौके पर उन्होंने आर्मी रॉकेट फोर्स कमान के क़याम का ऐलान भी किया है जो हमारी जंगी सलाहियतों को मजीद मौसर बनाएगा। इसी पर आज डिस्कशन कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया बड़े स्पेशल गेस्ट हैं, दिफाई तज्जियाकार भी होंगे हमारे साथ, और साथ ही साथ आपको बताएं कि वो साबिक एयर कमोडोर हैं जनाब खालिद चिश्ती साहब। खालिद साहब, एक तो आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो, आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 78वां यौम आज़ादी और मार्का हक की असीम फतह को सेलिब्रेट किया जा रहा है पूरी, हम देख रहे हैं मुल्क के अंदर, पूरी कंट्री के अंदर। आज का दिन पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए कितनी अहमियत का हामिल है और इस बार का जश्न आज़ादी किस तरह मुख्तलिफ है? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया है। और सबसे पहले आप सबको, आपके चैनल्स के तमाम एहलकारों को और पाकिस्तान के अवाम को, चाहे वो पाकिस्तान में रहते हों या पाकिस्तान से बाहर, यौम आज़ादी मुबारक हो। ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये नया यौम आज़ादी हमें एक नई फील, एक नया कॉन्फिडेंस और एक नई इत्तेहाद या आपस में यगानगत का सबक दे रहा है, क्योंकि इसी साल हमने दुश्मन को वो चखाया है मज़ा शिकस्त का, जो आपने अपनी इंट्रोडक्शन में अभी कहा। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने, खासतौर पर पाक फ़िज़ाइया ने, इस मुल्क के लोगों का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। मैं आज यहाँ जब आपसे मुखातिब हूँ तो मैं कनाडा में हूँ और अमेरिका और कनाडा के विजिट पर हूँ। यहाँ पाकिस्तानियों में जोश देखने वाला है, क्योंकि मुझे लगता था कि हमसे भी ज़्यादा शायद हुब्बुल वतनी का जज्बा इनके अंदर है। वो बहुत इंस्पायर्ड हैं, वो उनकी मोहब्बत जो है वतन की, जो देखने के काबिल है। और वो शुक्र बजा लाते हैं कि हमारी इतनी, ख़ास तौर पर जैसे मैंने कहा कि इस कौम ने डट कर मुकाबला किया। सारी दुनिया में जितने पाकिस्तानी रहने वाले हैं सबका फ़ख्र से बुलंद हुआ है। और ये रिनाउंड सेंस हमने जो मैसेज दिया है दुश्मन को कि हमारी सॉवरेनिटी को जब भी आप चैलेंज करेंगे हम इसी तरह का जवाब देंगे। इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, आपके सामने है कि 93 दिन बाद हिंदुस्तान के एयरफोर्स चीफ को मीडिया पर आकर ये क्लेम करना पड़ा कि हमने भी जहाज 5 मारे हैं। यहाँ पे मैं वेस्ट में, जैसे मैंने कहा, नॉर्थ अमेरिका में हूँ, तो यहाँ पाकिस्तानी नहीं है, दूसरे मुल्कों के लोग भी जो मुझसे बात करते हैं तो वो वाकई इसको मजाक समझते हैं कि इतनी बड़ा बजट रखने वाली एक एयरफोर्स है। उन्होंने इस साल सिर्फ आईटी सेक्टर से $28 बिलियन कमाना है, उनका टारगेट है। उनके पास दुनिया की जो आईटी सोर्सिंग आउटसोर्सिंग का जो रेशो है वो 56% हिंदुस्तान के पास है। इसके बावजूद उनको 93 दिन लगे अपना डाटा इकट्ठे करते हुए, और वो भी किसी को दिखाया नहीं। ठीक बात है खालिद साहब, यकीनन भारत का मजाक बनते हुए तो हम लोगों ने देखा है, और जैसे हम आगे भी डिस्कस कर रहे थे कि मई से ऑनवर्ड हम बनते हुए देख ही रहे हैं। आए रोज कोई ना कोई नई खबर भी आ जाती है जिसपे हंसने का चले मौका मिल जाता है। ये भी कहिएगा, वहां पर आप लोगों में एक जोश और जज्बा तो देख रहे हैं, लेकिन हमने ये भी देखा है कि मार्का हक की तारीखी फतह नई खत्ते में एक ताकत के तवाज़ुन को भी काफी ज्यादा ना मुख्तलिफ अंदाज में सामने वो लेकर आया है कि किस हद तक पाकिस्तान के हक में ये बदल चुका है। कैसे देखते हैं आप ताकत के तवाज़ुन को बदलते हुए पाकिस्तान के लिए? देखिए, ताकत का तवाज़ुन जो है ना, इसके मुसल्लह अफवाज ने पूरी तरह, जिनको बैकिंग थी इस कौम की पूरी तरह, खास तौर पर पाक फ़िज़ाइया ने ये रीगेन किया है। हिंदुस्तान ये समझ रहा था कि ओवर द पीरियड अब शायद इकोनॉमिकली हम अनस्टेबल हैं, हम पॉलिटिकली पोलराइज्ड हो चुके हैं, तो शायद हमारा जो वो यूनिटी या बॉन्ड है ये हिंदुस्तान के खिलाफ स्टैंड नहीं कर पाएगा। आपने नोट किया होगा कि ये सारी कौम मुत्तहिद हुई, हमने यूनाइटेड होकर जवाब दिया, एक नया रिजॉल्व शो किया, हम रेलेवेंट हो गए दुनिया में। हिंदुस्तान ये चाह रहा था कि शायद हम इररेलेवेंट है या लीस्ट रेलेवेंट है, तो वो एक पुलिसमैन बन जाएगा रीजन का। और आपने देख लिया कि मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ काफी दिनों से कि प्लीज, विक्ट्री हैज वैल्यू। हमने, विक्ट्री ने हमें वैल्यू दी है, और अल्लाह के शुक्र है कि हमें ये ब्लेसिंग्स हुई। और फिर आपने नोट किया, दुनिया हमें एंगेज करना चाहती है, स्टार्टिंग विद अमेरिकन प्रेसिडेंट से लेके बहुत सारी दुनिया, पर्टिकुलरली जैसे मैंने कहा कि पावर टॉक्स टू पावर। जब आप ताकतवर होते हैं तो दुनिया के दूसरे ताकतवर आपसे बुज़दिल और डरपोक के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करना चाहता। ये हमने अर्न की अपनी पोजीशन, यही हिंदुस्तान को हजम नहीं हो रही। ये न्यू नॉर्मल है अब खित्ते का, जो आप पूछ रही हैं कि तवाज़ुन स्टेबलाइज किया, हमने तवाज़ुन रीगेन किया है जो हिंदुस्तान की नजर में लॉस्ट था। हमारे नजर में तो कभी भी नहीं था। हमें अपनी सॉवरेनिटी हमेशा से प्यारी है, हमें आज़ादी बहुत प्यारी है, हमें आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल प्यारा है, जिसकी वजह से ये सारी आपने देखा कि किस तरह कौम मुत्तहिद हुई, और किस तरह खास तौर पर पाक फ़िज़ाइया ने जो 6-0 का किया वो तारीख का हिस्सा बन चुका है। और हमने 93 दिन नहीं लिए, हमने दूसरे दिन ही सारा क्लेम किया था। कौम आज उसी को सेलिब्रेट कर रही है रिन्यूड जज्बे के साथ।
बिल्कुल जी, नए जज्बे के साथ और यकीनन सारी दुनिया जो है वो पाकिस्तान की तरफ देख रही है और चंद ही माह में जो पाकिस्तान की वैल्यू है, पाकिस्तान का जो कद काठ है और पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंस है वो हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में बढ़ चुकी है और पूरी दुनिया अब हमको कदर की निगाह से देख रही है। खासतौर पर अब सुपर पावर अमेरिका को ही देख लें और उनके जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, वो जिस तरह पाकिस्तान की सलाहियतों के मोतरफ हैं, पाकिस्तान की अस्करी ताकत को सराहते हैं, तो जनाब ये एक बहुत बड़ा जो है वो पाकिस्तान के लिए एक तमगा है जो कि पूरी दुनिया से पाकिस्तान को मिल रहा है। खालिद साहब हमारे साथ ही रहिएगा। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने भी इस दौरान हमें ज्वाइन कर लिया, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। सर गुड मॉर्निंग और आपको भी जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो जनरल जाहिद साहब। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस बार का जो जश्न आज़ादी है आप उसे किस तरह से देख रहे हैं कि ये गुज़श्ता जो जितने भी जश्न आज़ादी बनाए गए उनसे कितना डिफरेंट है, इस बार जो जज्बा है वो कितना ज्यादा है अवाम का? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपको भी और तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। देखिए जो 14 अगस्त है ये बेसिकली तो इस दफा का जो 14 अगस्त है एक रिसर्जेंट और एक नए पाकिस्तान का 14 अगस्त है जी। अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह की मदद से और एक नेशनल विक्ट्री के बाद जो पाकिस्तान बाहर आया मार्के हक के बाद और एक नया पाकिस्तान ने जो जन्म लिया, ये उसका जज्बा है इस दफा इस जश्न आज़ादी में। लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड के एक तो मैं समझता हूँ कि इस दफा जो नौजवान है हमारे जी। उन्होंने एक इंडिया का असल एक जो कहते हैं ना कैमिलियन फेस जो है, डुअल फेस, और इंडिया का जो असल चेहरा और असल सोच है पाकिस्तान के बारे में वो सामने देख लिया जी। हमारे नौजवान ने, हमारे यंगस्टर्स ने, हमारे यूथ ने, हमारे बच्चों ने उस चीज को देखा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उन्होंने सही समझ लिया है कि पाकिस्तान को अनडू करने के लिए किस तरीके से एक हिंदुत्व की सोच, एक पूरी हिंदू ज़ायनिज्म और इन कोलैबोरेशन विद द ज्यूइश ज़ायनिज्म, उनके साथ मिलकर कैसे पाकिस्तान को अनडू करना चाह रहे हैं। और पाकिस्तान का जो एक वो है ना जी इम्पोर्टेंस, वो आपकी अपने अंदर देखे ना। पाकिस्तान 25 करोड़, इट्स नॉट अ मेयर एक पीस ऑफ लैंड नहीं अब उनके लिए। इस मार्केट के बाद और इस अंडरस्टैंडिंग के बाद अब वो एक 25 करोड़ अवाम की दिलों की धड़कन बन चुकी है और बाकी पूरी इस्लामिक वर्ल्ड भी और बाकी दुनिया भी अब आपको देख रही है जी। और आप एक स्पिरिट के तौर पे सामने आए। बिल्कुल जस्ट नीड टू नॉट ओनली अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान कैसे बना, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो जो स्पिरिट थी पाकिस्तान बनाने की, मुसलमानों के लिए अलग पाकिस्तान, उसको अब समझने की जरूरत है। तो इस आज़ादी में खुशियां भी बहुत है, सबक भी बहुत है, और मुस्तकबिल के लिए जो तैयारी करनी है वो सबसे इम्पोर्टेंट अहम है। वो इस 14 अगस्त पे हम देख बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि खुशियां भी हैं और हमने काफ़ी लेसन्स लर्न किए तो हैं ऑलरेडी, लेकिन हमने भारत को भी अच्छा सबक इस बार सिखाया है। ये भी कहिएगा जाहिद साहब, जैसे मार्का हक में बेमिसाल कामयाबी हमने हासिल किया और भारत के लिए ये कामयाबी किस तरह से आलमी रुसवाई का बायस बनी है। इस वक्त भारत को आप दुनिया में कहाँ पर खड़ा देख रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस की वजह से, पाकिस्तान के मिलिट्री की वजह से, और सबसे बढ़कर पाकिस्तान के अवाम की जो नेशनल विक्ट्री हुई है जी। जो खास तौर पे हमारे एयरफोर्स ने भी जिस तरीके से परफॉर्म किया है, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हवा में वो कहते हैं ना कि उन्होंने दुश्मनों के जहाज गिराए हैं और जमीन के ऊपर इस मुल्क की ये जो ह्यूब्रस अप्रोच वाला मुल्क था उसकी साख को तबाह कर दिया। ऊपर जहाज तबाह किया हवा में और जमीन पर इनकी साख को तबाह कर दिया। देखिए भारत एक इस वक्त हिंदू ज़ायनिज्म के और हिंदुत्व से बढ़कर आजकल जो टर्म्स यूज हो रही है ना, कल शहरी रहमान साहिबा ने भी इसी पे बात कर रही थी और बड़े जबरदस्त उन्होंने एक बात की कि ये जो मुदत्वा है, मुदत्वा जो गुजरात वाला असल कसाई है ना जी, जो मोदी, उसकी सोच के साथ ये एप्लीकेशन आई है। ये हिंदुत्व का भी आगे एक कहते हैं कि एक हार्ड वर्जन और आगे निकल के आया कि वो पाकिस्तान को फिजिकली। जाहिद साहब शहरी रहमान साहिबा ने भी बड़ी अच्छी टर्म यूज की है जिसको आपने रिकॉल किया, और आर्मी चीफ साहब ने भी, फील्ड मार्शल ने भी बड़ी अच्छी टर्म यूज की थी कि विश्वा गुरु जो ये बनना चाहता है भारत, इसको भी जरा एलैबोरेट कीजिएगा जी। देखिए ना, ये वही सोच है। दे हैव इस सोच के दो दुश्मन है जी, एक एनिमी विद इन और एक एनिमी विदाउट। अब इंडिया के एनिमी विद इन क्या है? वहां के मुसलमान हैं सबसे आगे, फिर सिख हैं, दलित्स हैं, क्रिश्चियंस हैं। तो वो जो हिंदुत्व की जो थिंकिंग है और एक्चुअल एप्लीकेशन है ना, वो सिर्फ ना सोसाइटल एप्लीकेशन है उसकी, बल्कि
मिलिट्री एप्लीकेशन भी कर रहे हैं। विदाउट जो एनिमी है वो ऑफ कोर्स पाकिस्तान इज नंबर 1 इन दैट। वो चाहे मुसलमान ढाका में बैठा है, चाहे इस्लामाबाद में बैठा है या कहीं और बैठा है, उसको भी वो बर्दाश्त नहीं कर रहा, कश्मीर को बर्दाश्त नहीं कर रहा। तो ये जो ओरिजिनल हिंदू बेस्ड आइडियोलॉजी, हेट बेस्ड आइडियोलॉजी के ऊपर जो इनकी एप्लीकेशन है वो अखंड भारत को, अपने हिंदुओं को पर उसका कर रही है। और अनफॉर्चुनेटली ये हिंदुइज्म को भी बहुत बदनाम कर दिया जिन्होंने। देखिए कोई मजहब बुरा नहीं होता, किसी मजहब में, हर मजहब में कुछ ना बहुत अच्छाइयाँ होती हैं, स्टेबिलिटी होती है, पीस होता है। लेकिन जब हिंदुत्व बन जाती है, हिंदुत्व की एप्लीकेशन हो जाती है, तो उसमें डिस्ट्रक्शन है। मैं आपकी एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं, जैसे अभी इन्होंने ऑपरेशन जो किया हुआ था जी अभी महादेव, तो महादेव के ऑपरेशन का इन्होंने नाम रखना, हर मिलिट्री थिंकिंग में इसका सोच का होना। अब महादेव जो है वो लॉर्ड शिवा को वो याद करते हैं जी, लॉर्ड शिवा, लॉन्ग लिव लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा डिस्ट्रक्शन का खुदा है। तो ये जो हर महादेव के नारे लगे जब मोदी एंटर हुए पार्लियामेंट के अंदर, अपनी लोकसभा के अंदर, यानी कि लॉन्ग लिव लॉर्ड शिवा, तो लॉर्ड शिवा एज अ डिस्ट्रक्शन गॉड। तो ये डिस्ट्रक्शन के पाथ के ऊपर चलने वाली जो सोच है, तो उसका अहाता ये टर्म्स कर रही है। ऐसे ही है। जाहिद साहब ये भी कहिएगा, यकीनन पाकिस्तान का दिफा बहुत मजबूत हाथों में, और हमने देखा भी है ये पाक भारत कशीदगी जो मई में हुई है उससे ऑनवर्ड सारी चीज़ों को हमने बड़ी डिटेल में जाकर देखा। और जिस तरह से पाकिस्तानी अवाम ने भी एक रिस्पांस उस प्रेशर के टाइम पर भी शो करवाया था कि कोई डर नहीं रहे थे अवाम, बल्कि अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ शाना बशाना खड़े थे। और बहुत ही खूबसूरत पैगाम हमारी जानिब से भी दिया जा रहा था। ये कहिएगा कि ये जो एक तारीखी फतह हुई है, इसके बाद मजीद पाकिस्तान का जो दिफा है कितना मजबूत साबित हो गया, और भारत को आप क्या पैगाम देंगे इस पर? देखिए ना, फतह जो है ना, विक्ट्रीज ऑलवेज ब्रिंग यू नो, एक तो आप एक नया जोश और बदला पैदा करते हैं, आपको अपने होने का एहसास होता है, आपको अच्छे होने का एहसास होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि यू आर अ मीनिंगफुल कंट्री। मैं जब कहता हूँ रिसर्जेंट और पाकिस्तान या एक नए पाकिस्तान ने जन्म लिए, तो वो पूरी कौम की, मैं स्पिरिट की बात कर रहा हूँ, उनके जोश और वलवले की बात कर रहा हूँ। लेकिन हमें कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए। तैयारी तो ऑफ कोर्स कॉन्टिन्यूस तैयारी हमें रखनी होगी, क्योंकि ये जो हिंदुत्व की जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस मनहूस कह लें, या आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड बट दिस इज व्हाट इट इज, ये सोच की जो एप्लीकेशन ये प्रोटेक्टेड होगी, ये प्रोलॉन्ग होगी, ये हमारी अगली नस्लों को इन्हीं के साथ रहना है। इसलिए हमारी तैयारी उसी कॉन्टेक्स्ट में होनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह एज फार एज पाकिस्तान मिलिट्री इज कंसर्न, उन्होंने तो पिछले 70 साल से 80 साल से एक ही मुल्क के खिलाफ तैयारी रखी है, और वो तैयारी तो अब बिल्कुल जी जाहिद साहब आप सही कह रहे हैं कि हमारी पाक अफवाज जो हैं वो तो सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हुई हैं दुश्मन के सामने। सर ये बताइएगा, इस पर भी कमेंट आपका मैं चाहूँगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम जो जमातें हैं उनको मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान का हिस्सा बनने की दावत दी, और कहा कि ये मिसाक सिर्फ मईशत नहीं बल्कि कौमी मफाद भी है। इस पर सियासी महाज पर मुल्क में इत्तेहाद और यगानगत की आप क्या समझते हैं, कितनी ज़रूरत है? कैसे वक्त में जब दुश्मन जो है वो ऑपरेशन सिंदूर 2 की बातें कर रहा है, हमारे खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ कर रहा है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करवा रहा है पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर हालात ख़राब करवा रहा है, केपी के अंदर, इस वक्त कितनी ज़रूरत है? कि जंग जो है ना, जो भी, और खास तौर पे हाइब्रिड का जो रिस्पांस है, ये दैट हैज टू बी गिवन बाय द नेशन। जंगें जो होती है कौम लड़ती है और कौम की अमानत होती है। अभी देखिए ना, इतना बड़ा इंडिया है, इस चीज को जरा समझने की कोशिश कीजिए, इतना बड़ी फौज है, इतनी बड़ी मिलिट्री है, लेकिन इनकी ये जो कमीलियन अप्रोच है ना, ये गिरगिट का रंग बदलने वाला है एक कैंप से दूसरी, तो ये टैक्टिक्स के बजाय इनका करेक्टर ऑफ द नेशन शो करते, इसलिए अब दुनिया उनकी तरफ मुतवज्जो नहीं होती। और आपका जब नेशनल रिस्पांस गया तो पूरी दुनिया आपकी तरफ मुतवज्जो होगी कि ये एक कौम बसती है, यहाँ पर कौम का रिस्पांस है। ये फौजें मिलिट्री जो होती है एक 30 to 40% एप्लीकेशन का रिस्पांस, एप्लीकेशन का हिस्सा होती है, रेस्ट इज ऑल नेशन। तो कौमें जब लड़ती है तो उसके लिए कौमी यकजहती का होना कितना जरूरी है, और कौमी यकजहती पैदा करते हैं पॉलिटिकल लीडरशिप। तो मैंने जैसे कहा कि हिंदुत्व की एप्लीकेशन हमें अनडू करने के लिए हमारे इसके हमारे पैर दर पैर हमारे ऊपर हमले कर रही है पाकिस्तान को, तो उसका एक कौमी रिस्पॉन्स जाना है। उसलिए तमाम कौमी जमातों को एक नेशनल पॉलिसी को मेंटेन करना होगा टू फाइट द एनिमी। आप जितनी यकजहती होगी उतना आपकी तरफ वो 10 दफा सोचेगा। तो अपने दिफा को, अपने आप को इतना मजबूत कर ले और अपनी नेशनल रिस्पांस को इतना मजबूत कर ले कि वो 10 दफा तो सर अपने दिफा को मजीद से मजबूत तर जो है हम बना रहे हैं, और दुश्मन को ये पैगाम भी दे रहे हैं कि जनाब हम आपकी चालों से आगाह भी हैं और पूरी तरह तैयार भी हैं। बहुत शुक्रिया जाहिद महमूद साहब आपके वक्त से।
अंग्रेजी में तकरीर करेंगी। तो फातिमा दोनों को वेलकम बिल्कुल करते जो हैं और वेलकम आप बताएं करेंगे। किससे और पहले इतनी आपने माशाल्लाह सुननी है? माशाल्लाह प्यारी, अब देखिए महानूर इमरान हो, रिदा शबीर हो, आप दोनों को देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है क्योंकि ना एक तो मुझे सेट पे बड़ों के साथ बिठा दिया जाता है, तो मैं कहती हूँ थोड़ी बच्चों की कंपनी और भी हमें enjoy जो है करूं। कदीम लोगों के साथ बिठा दिया जाता है। माशाल्लाह आपने मेरा ज्यादा एहतराम क्या करना है। बहुत आप ज्यादा। बताएं सबसे पहले रिदा, आप मुझे बताओ आप किस तरह से एंजॉय करती हो 14 अगस्त को, क्या उसकी प्रिपरेशन पहले होती उनकी है? तैयारियां तो देखें ना, यही हाँ, उनकी कितनी क्यूट तैयारी है उनका जो माशाल्लाह। वार्डरोब है, उनकी जो तैयारी है वही बता रही हैं कि वो किस तरह से जनाब पुरजोश हैं। देखें ना, आप उनके कपड़ों के बारे में जरा बताएं। बैंड्स उन्होंने पहने हुए हैं, मैं फिर उन्होंने कहती हूँ रिबन लगाए हुए हैं, बड़े उजैर साहब, खूबसूरत। मैं कहनी हूँ उदास लैन दो। मैंने आपको कहा था ना अंकल थोड़े से बच्चे भी हैं। अच्छा रिदा बताइए कैसे करती है तैयारियां? हम सारे मिलकर डेकोरेशन वगैरह करते हैं और ड्राइंग रूम में फंक्शन वगैरह करते हैं। देन हम अपने फंक्शन में सरप्राइजेस भी रखते हैं। अच्छा, तो ये जो अच्छा, अपनी तैयारी है वाह। आपकी, स्टिकर्स वगैरह, टैटूज वगैरह, पीछे भी आपने बड़ा प्यारा सा रिबन लगाया हुआ है, इसकी कितनी एक्साइटमेंट होती है कि 14 अगस्त को मैंने ये सारी सेलिब्रेशंस के लिए तैयारियां करनी है? होती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। अच्छा, इतनी ज्यादा अच्छा, रहती है? आप महानूर से बताएं पूछो। आप किस तरह से जो है सेलिब्रेट करती हैं 14 अगस्त को? अपने फ्रेंड्स को मिलती हैं, कजन्स को मिलती हैं, मिलके आप लोग कोई जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट करते हैं, क्या करते हैं आप? हाउस डेकोरेट करते हैं। अच्छा, वाओ। केक करते हैं। हम्म। केक वही ग्रीन और व्हाइट वाला है ना? तो आपको क्या उसमें फ्लेवर कौन सा पसंद है? चॉकलेट। चॉकलेट, जबरदस्त। अच्छा मुझे बताएं महानूर, सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट आपको 14 अगस्त पे किस हवाले से होती है? एक तो छुट्टी का दिन होता है, उस चीज की आपको ज्यादा एक्साइटमेंट होती है, या आपने घर को डेकोरेट करना होता है झंडियां लगा के, या अपनी तैयारी? सबसे ज्यादा क्या चीज होती है टॉप पर? अपनी तैयारी। अपनी तैयारी। वाह जी वाह, मेरे पे मैं गई आपको है फिर इसलिए तो कह रहा था कि थोड़ा वक्त इधर लगा लें आप। आप। जबरदस्त है जी। तो आप प्यारी प्यारी जो बच्चियां आज हमें कुछ सुनाने भी वाली है, मेरे ख्याल में पहले इनका टैलेंट हम लोग आप लोगों के सामने लेके आते हैं, फिर बातों का सिलसिला तो ज़ैड वो साहब तो चलती जारी रहेगी रहेगा। बातें। रिदा शबीर, सबसे पहले आप हमें आज कुछ बड़ा ही जबरदस्त उर्दू में सुनाने वाली हैं, तो वो आपका स्पीच कैमरा सुनाने है वाली हैं बस जी, शुरू हो जो जाए, है हम ना? असेंबली में सुना करते थे, जी। तो आज वही जबरदस्त सुनाने वाली हैं रिदा में। जी रिदा, आप स्टार्ट कर सकती हैं रिदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सदर, मोअज़्ज़ज़ सामाईन हज़रात और सुनो टीवी के अजीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके सामने नहायत अहम और जज्बाती मौज़ू पे बात करने आई हूँ, जिसका उन्वान है पाकिस्तान का क़याम और कुर्बानियों की दास्तान। प्यारे साथियों, पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है जहाँ हम अपने दीन, अपनी ज़ुबान और अपने रस्म रवाज के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन ये आज़ादी हमें तोहफे में नहीं मिली। इसके लिए हमारे बड़ों ने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में मुसलमानों ने एक अलग वतन के लिए सख्त मेहनत की। इस ख्वाब को सबसे पहले शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने देखा। उनका एक मशहूर शेर है, अपनी हर सांसें तेरे नाम करते हैं, अपनी हर सांसें तेरे नाम करते हैं, ए वतन हम तेरी अज़मत को सलाम करते हैं। ये शेर हम में मेहनत, खुददारी, ईमान की पुख्तगी का जज्बा पैदा करता है। जब पाकिस्तान बन रहा था तब लाखों मुसलमान अपने घरों से निकलकर पाकिस्तान आए। उन्होंने रास्ते में भूख, प्यास, गर्मी और दुश्मनों के हमलों का सामना किया। बहुत से लोग शहीद हो गए, बहुत से बच्चे यतीम हो गए, लेकिन वो सब एक ही मकसद के लिए कुर्बानियाँ दे रहे थे, हसूल पाकिस्तान के लिए। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एक आज़ाद इस्लामी मुल्क के तौर पर उभरा, लेकिन ये दिन हमें याद दिलाता है कि ये मुल्क लाखों कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ है। आखिर मैं यही कहूँगी, हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क से मोहब्बत करें, इसकी हिफाजत करें, इसकी तरक्की के लिए मेहनत करें। हमारे नाम से होती है रवायतें ज़िंदा, हमारे नाम से होती है रवायतें ज़िंदा, हमारे हिस्से में परचम वफा का आया है। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया। पाकिस्तान जबरदस्त, जिंदाबाद। बहुत जबरदस्त, खूबसूरत। कितनी खूबसूरती से ना रिदा ने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया और बड़ी जल्दी थोड़े से वक्त में। और आपको पता है इन सारी चीज़ों से ना बचपन की वो मेमोरीज रिकॉल हो जाती हैं, जब हम भी एक्साइटेड होते थे 14 अगस्त को लेकर, इस तरह की तैयारियां करते थे। झंडियां लगाई जाती है थी ना? जी, बकायदा आटा मांगा जाता था। आटे के साथ जनाब वो झंडियां जो है वो लगाई जाती सही थी। बात अब तो है। मैं कहा आटा भी बड़ा महंगा हो गया। मेरी बात सुन ले नाजरीन, ये आटे की बात करें, एथू साहब ला लो कितने पुराने ने उजैर साहब, ठीक है? मैं गूंद वाले दौर की हूँ। और ये म्यूजियम से आई हुई है। हाँ देखिए, म्यूजियम में रेयर चीजें होती हैं। महानूर हमारे साथ मौजूद है। महानूर, आपने भी हमें आज बड़ा कोई अच्छी सी स्पीच रेडी की हुई है, आपने हमें वो सुनानी है जरा, क्योंकि हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए रिदा के सुनने के बाद। तो हम चाहते हैं महानूर भी जरा ना अपनी प्यारी सी आवाज में हमें बताया आज उन्होंने 14 अगस्त के लिए क्या स्पेशल तैयारी कौन सी की है। स्पीच आप आज करने वाली हैं? स्टार्ट करें, स्टार्ट कर दें। Assalamualaikum and good morning to everyone. My name is Mahnoor Imran and today I am going to speak about a very special day. 14th August, the Independence Day of Pakistan. On this day in 1947, our beloved country
Pakistan was born. It became a free land for Muslims where we can live according to our religion, culture and values. This freedom did not come easily. Our great leaders, especially Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, worked very hard and gave many sacrifices to give us this beautiful country. Thanks to them, today we are free. We go to schools, we speak our language, we celebrate our festivals, all because we are living in an independent country. We should never forget the sacrifices of those who gave us this gift of freedom. Now, it's our duty to become good citizens, to study well, respect our elders, and love our country with all our hearts. Let's promise today that we will work hard and make Pakistan proud. पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत खूबसूरत। ये जो बच्चे मुख्तलिफ अंदाज में जश्न आज़ादी मना रहे हैं ना, उनके लिए ये पैगाम है कि ये बड़ा अच्छा अंदाज है अपने वतन के बारे में जो है ना तारीफ करके और इस तरह से अपने वतन के बारे में लोगों को पैगाम देना, ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। मुझे ये बताएं कि आप तो नहीं बाजा खरीदने की जिद करते? आप दोनों? वो करती है रिदा करती है। आपको अच्छा लगता है बाजा बजाना 14 अगस्त पे? लगता है रिदा, मान जो कोई बात नहीं है। ले चुकी हो? सेट पर तो नहीं लेकर आए ना आप? अगर लाई हो तो फिर ब्रेक में आपको बजाने देंगे हम। मानूर, आपका कोई ऐसे इंटरेस्ट है? बहुत। आप भी बाजा बजाती हैं? ले जी, दोनों बच्चे जो हैं वो बाजा बजाते हैं, खरीदारी भी कर रखी है। हमें जरा ये भी बता दें कि बाजू की तो तैयारी की, लेकिन जितनी प्यारी प्यारी स्पीचेस आप लोगों ने तैयार की थी उसमें कितनी ज्यादा आपकी प्रिपरेशन होती है? कितने दिन पहले आप लोग तैयारी? किसने तैयार करवाई है ये? उन्हें भी तो क्रेडिट देना। मामा ने तैयार करवाई है। जबरदस्त। आपकी? मेरी मामा ने करवाई। कितनी अच्छी मामा है, पापा की तरह। उन्होंने नहीं कराई तैयारी? बाबा आउट ऑफ कंट्री। अच्छा ठीक है, लेकिन यकीनन देख के खुश हो रहे होंगे ना आज, है ना? क्योंकि ऐसे तैयारियां जो बच्चे करते हैं, और अगेन वही बात है कि ये छोटी छोटी एफर्ट्स होती हैं 14 अगस्त को लेकर ना, जिनसे आपको पता चलता है कि बच्चे कितनी ज्यादा मोहब्बत करते हैं अपने वतन से, और इनकी मोहब्बत जो है उसमें वफादारी ज्यादा है, लॉयल्टी क्योंकि रेयर होती है। वतन से मोहब्बत सिर्फ अल्फाज में नहीं बल्कि एहसासात, कुर्बानियों और दुआओं में झलकते हैं। इन जज्बात का सबसे खूबसूरत इजहार होता है मिली नग़मों में, जो ना सिर्फ हमारे कानों को भाते हैं बल्कि रूह को भी बेदार करते हैं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हमने देखा है कि इन मिली नग़मों में जिद्दत आती चली जा रही है, और आज के मिली नग़मों में वैसी मौसीकी, वैसी शायरी की झलक नजर नहीं आती है जो पुराने मिली नग़मों में पाई जाती थी, और उनको वैसे एक एंजॉय किया नो जाता डाउट। था। आप देखें तो लोग वही पुराने ही सुन रहे होते हैं आजकल भी। तो आज मिली नग़मों की उन्हीं सुनहरी यादों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फिल्म और ड्रामों के हारून शुएब साहब। हारून साहब, बहुत शुक्रिया और आपको खुशामदीद कहते हैं। ये हमें बताएं कि आज के दौर में, पहले तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, जबरदस्त, खास तौर पर आपकी जो वेस्ट कोट है वो बड़ी एलिगेंट लग रही है। आज के दौर में इस तरह के मिली नग़मे आखिर क्यों नहीं बन पा रहे? नहीं जी, आजकल भी मिली नगमे तो बनते हैं, लेकिन जो वो एक नॉस्टैल्जिया हमारा है ना उन गानों के साथ जो कि हम बड़े हुए हैं सुनते हुए। स्कूलों में हमने उनके ऊपर परफॉर्मेंसेस की हैं, टेबलोज हुआ करते थे स्कूल में, आपको याद होगा। और मुझे याद है कि कोई भी कैसेट जो कि वो आया करती थी किसी भी बैंड की, किसी भी सिंगर की, वो मुकम्मल नहीं होती थी जब तक उसमें एक ट्रैक किसी मिली नगमे का ना हो। तो वो जो ए साइड और बी साइड हुआ करती थी ना, वो वाली कैसेट्स की बात कर रहा हूँ। आपको शायद याद भी ना हो, लेकिन वो टेप रिकॉर्डर में सुनी जाती थी और उसमें एक जी था। और अक्सर जो एल्बम्स थी उनकी मकबूलियत की बुनियादी वजह ही वो मिली नगमा हुआ करता था। तो वो दिन जो थे वो हमें याद हैं। अब और ज़माना आ गया, सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट पे म्यूज़िक सुना जाता है। और मज़े की बात यह है कि अब जो है वो फ्यूजन भी हो रही है, रीमिक्सेस भी हो रहे हैं, और वो पुराने गानों का जो मैजिक है ना वो दोबारा से रिवाइव किया जा रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं हारून साहब के पुराने गानों का मैजिक कुछ रिवाइव करने की काफ़ी हद तक कोशिश की जा रही है। लेकिन हम देखते हैं ना कि जैसे मशहूर ज़माना मिली नगमे थे, हम जिंदा कौम है, जिसको सुनते ही आज भी जोश और वलवला महसूस होना शुरू हो जाता है। इस मिली नगमे पर आपकी राय क्या, और ऐसे जितने भी थे पुराने? बिल्कुल जी, और ये कहानी शुरू होती है, अगर आप शुरू के बिल्कुल वक्त में चले जाएं तो 50 दिहाई में ए वतन प्यारे वतन, उस्ताद अमानत अली खान का गाया हुआ खूबसूरत मिली नगमा, और पटियाला घराने के बहुत बड़े गायक, और उन्होंने जब ये गाना गाया तो ये गाना ऐसा अमर हुआ कि आज भी
शफकत अमानत अली के आते हुए भी वो भी ये गाना अक्सर गाया करते हैं और हमने उनको अक्सर शोज में ये गाना गाते हुए देखा है और अपने वालिद की याद को ताज़ा करते हैं। तो ये जो है सुन के है ना कि आपको खूबसूरती का एक जज्बा हुब्बुल वतनी जो है ना उसको बेदार करता है। हारून, ये बताइएगा यही मिली नगमा किस किस सिंगर ने गाने की कोशिश की और किस किस ने इसके साथ सही मानों में इंसाफ किया? बिल्कुल जी, ये गाना तो ऐसा सदाबहार गाना है कि आज तक सिंगर्स जो हैं वो इसको गाने की अटेम्प्ट करते हैं और मेरे ख्याल में जिस तरह खूबसूरती से शफकत ने भी इस गाने को निभाया है, शफकत अमानत अली ने, तो वो अपने ख़ानदान की रिवायत को भी लेकर आगे चले हैं। तो ये ऐसे गाने जो होते हैं वो सदाबहार होते हैं। एक और गाना जो मैं आपको याद कराना चाहूँगा वो सोहनी धरती है। ये जो है ये शहनाज बेगम ने भी गाया और उसके बाद जो है वो नैयरा नूर ने भी गाया, मैडम नूर जहाँ ने भी ये गाना गाया और भी मर्द सिंगर्स ने भी गाया। तो ये गाना बहुत ही खूबसूरत गाना, मसरूर अनवर का लिखा हुआ, और ये भी हमारी पाकिस्तान की मिली नगमों की जो तारीख है वो मुकम्मल नहीं होती जब तक सोनी धरती की बात ना की जाए। सोनी धरती भी एक बहुत ही सदाबहार गाना है। आई डोंट नो अगर हमारे पास मौजूद है तो हम सुन सकते हैं इसको। हारून, हम सुनते हैं, साथ साथ चेक भी करवा लेते हैं। और जिस तरह से नैयरा नूर का आपने जिक्र किया, वतन की मिट्टी गवाह रहना भी उनका एक बहुत पुरसोस नगमा है। और बिल्कुल, इस परचम के साए तले हम एक हैं। बिल्कुल एक हैं। और ये जो सारे इस तरह के नगमे हैं, आपको क्या लगता है हारून साहब, क्या वो कमी कहीं ना कहीं रह गई? क्योंकि अभी भी आर्टिस्ट कोशिश करते हैं, बहुत खूबसूरत मिली नगमे बनाते भी हैं, लेकिन एक वो वाला टच नहीं आता कि आपकी आंखों में ना आंसू आ जाते हैं सुन के, वतन से मोहब्बत का आपको एहसास होता है, गूज़बम्स आ जाते हैं, आप अपने वतन के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वो जो एलिमेंट है, आपको क्या लगता है कि वो आज के मिली नगमों में नहीं पाया जा रहा? और अगर नहीं पाया जा रहा तो उसमें क्या वजह है कि उसकी कमी है? देखिए फातिमा, उसमें जो है म्यूजिक, उसमें जो है वो आइडेंटिटी, उसमें जो है लिरिक्स और उसमें सिंगर का जो एक अपना कमिटमेंट है, वो जब सारी चीजें मिलती हैं ना तो वो एक मैजिकल कॉम्बिनेशन बनता है। और मैडम नूर जहाँ की अभी हमने झलकी देखी तो वो जब गाती थी ए वतन के सजीले जवानों, और ये भी क्या खूबसूरत कलाम है जी। और ये अच्छा हारून, अली साहब ये का कलाम लिखा तो हुआ खूबसूरत है ही, लेकिन हमने देखा था जब ये पाकिस्तान की वॉर चल रही थी इंडिया के साथ, उस वक्त जब ये रेडियो पे ये गाने बजाए जाते थे, ये नगमे बजाए जाते थे, तो लोगों का जो जोशो खरोश है वो इतना बढ़ जाता था कि वो जनाब खुद बॉर्डर्स पर पहुंच जाते थे और जाके कहते थे कि जनाब कोई हमारे लिए मदद दरकार है तो बताएं, हम हेल्प करेंगे, हम लड़ने के लिए भी तैयार हैं। तो यकीनन कोई तो खास बात है ना इन नगमों में, लिखने वालों में भी, गाने वालों में भी एक सिंक्रोनाइजेशन है दोनों के दरमियान। बिल्कुल जी, और ये वही जज्बा है जो आज भी हमने देखा कि अभी माजी करीब में भी हमारी कौम ने ये इसका मुजाहरा किया। तो आज जो जश्न आज़ादी हम मना रहे हैं तो उसके अंदर जो वलवला है ये वही तसलसल है, ऐसी बात नहीं है। और हम देखते हैं कि जब भी ज़रूरत पड़ती है तो हमारे शायर, हमारे सिंगर्स उसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। अभी मैडम की ये जब लिरिक्स गा रही हैं तो आप सुनिए कि मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। तो चाहे वो शायर हो, चाहे वो कंपोज़र हो, चाहे वो सिंगर हो, ये जो है ये अपनी आवाज़ से, अपने फ़न से जो है वो मुल्क के अवाम के जज्बात उसकी तर्जुमानी करते हैं। तो ये भी क्या खूबसूरत नगमा है। जिस तरह से भी मैडम नूर जहाँ का ये मिली नगमा प्ले हो रहा है और हम भी जब सुन रहे हैं, हम उस जंग के दौर में नहीं थे, हमने उस चीज़ को खुद से फील नहीं किया हुआ, लेकिन हमें आज भी एहसास होता है कि अच्छा जब हमारे पाक फौज के जवानों ने सुना होगा वो कैसा फील कर रहे थे और उनके लिए कितनी वतन से मोहब्बत जाग रही थी और आम आवाम भी कितने जोशो जज्बे का मुजाहरा करते थे ऐसे नगमे सुन के। वो सारी चीज़ें हमें उज़ाहिर आज भी फील हो रही हैं सुन के। नो डाउट, बिल्कुल बिल्कुल। और यही वो एक और नगमा मेरे जहन में आ रहा है, जीवे जीवे पाकिस्तान। बड़ा एनर्जेटिक, हमारा एनर्जी के लिए ये बड़ा मशहूर है नगमा हारून जी। फिर हमारा परचम, नाहिद अख्तर साहिबा का खूबसूरत गीत, और मुझे याद है कि वो शुरू के क्रोमा के दिन। अच्छा जी, उसमें एक सबसे ज़्यादा तो ऑफ कोर्स सिंसेरिटी है, कमिटमेंट है, वो जज्बा है। आपको समझने की ज़रूरत है कि कौम किस तरह सोच रही है अपने मुल्क के बारे में और किस तरह उसके जज्बात जो हैं वो आपके जो भी आप क्रिएट कर रहे हैं उसके साथ जुड़ते हैं। तो वो आपको याद होगा कि इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। यूनिटी की जब बात आती है या जब कहा जाता है कि वतन की मिट्टी गवाह रहना, नैयरा नूर साहिबा ने खूबसूरत गाना गाया ये। और फिर वो आपको आलमगीर का और बेंजामिन सिस्टर्स का गाना याद होगा, ख्याल रखना। तो ये खूबसूरत गीत वही हैं जी। अच्छा हारून, एक उम्मीद भी है इन गीतों में और इन नगमों में, और साथ ही साथ तलकीन भी है जो कि आने वाली नस्लों को हमेशा के लिए कर दी गई है इसके अंदर, यानी बड़ा ख़ास ख्याल रखकर जो है इनके जो बोल हैं वो तैयार किए गए। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं तो अब जब मैं बड़ा हो रहा था उस वक्त हमने एक बिल्कुल फ्रेश चेंज देखी थी और एक ऐसा गीत हमारे सामने आया था उज़ैर, जो कि आज भी मतलब जब भी हम सुनते हैं
तो वही हमारे अंदर जज्बात जो हैं वो अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, अपनी कौम के लिए उसी तरह जागते हैं, और वो है दिल दिल पाकिस्तान। कौन सा है, हमें वो कोई भी बता भी दीजिए पाकिस्तानी जल्दी। ऐसा नहीं होगा। हाँ, वो सुन लें तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा जी। बस हमारे पास वक्त की थोड़ी सी कमी है हारून साहब, इसलिए हमें अभी तो जाना पड़ेगा, लेकिन यकीनन किसी और मौके पर हम बैठकर मजीद इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। हारून साहब ने हमें वक्त दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हमने बहुत एंजॉय किया आज उज़ैर इस सारी और ये सारे जो जबरदस्त से मिली नगमे थे, ना सिर्फ हमने ये सुने बल्कि हारून ने हमें इनकी हिस्ट्री भी बताई कि किस तरह तख्लीक किए गए, किस किस का किरदार था। तो जनाब बड़ा ही जबरदस्त। हारून आपका बहुत शुक्रिया। तकसीम हिंद के दौरान दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी हिजरत हुई। क़याम पाकिस्तान के वक्त लाखों ख़ानदानों की पाकिस्तान की तरफ हिजरत और अपने लहू से इस वतन की आबियारी। पाकिस्तान हिजरत करने वाले उन्हीं ख़ानदानों में सैयद मुश्तबा का ख़ानदान भी शामिल था, जिन्होंने जौनपुर से हिजरत की और बंगाल के रास्ते कराची मुंतकिल हुए। हिजरत के दौरान क्या क्या वाक़यात रूनुमा हुए, उनका अहवाल जानते हैं उन्हीं की सुबह। 1857 में अंग्रेज पूरे हिंदुस्तान पर बाकायदा काबिज हो गए। के साथ तहरीक आज़ादी का आगाज हो गया। हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों से आज़ादी के लिए सरतोड़ कोशिशें शुरू कर दी, मगर वक्त ने आहिस्ता आहिस्ता ये बात मुसलमानों पर वाज़े कर दी कि हिंदू कभी भी मुसलमानों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे। इसी बात ने और मुसलमानों ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखकर एक नए मुल्क का ख्वाब देखना शुरू किया। 23 मार्च 1940 में लाहौर में होने वाले मुस्लिम लीग के सालाना जलसे के बाद तहरीक ने जोर पकड़ा और आखिरकार अगस्त 1947 में तकसीम के नतीजे में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सूरत में दो नए ममालिक ने जन्म लिया। लाखों अफराद ने हिजरत की और इस वतन की आबियारी अपने लहू से की। हिजरत करने के अलावा बहुत से मुसलमानों ने पाकिस्तान आने की बजाय हिंदुस्तान में ही रहना मुनासिब समझा, मगर तकसीम के कुछ ही अरसे बाद कुछ को ये एहसास हुआ कि हिजरत करने में ही आफियत थी। इसी बात के पेश नजर 50 की दहाई के अवाइल में बहुत से खानदानों ने पाकिस्तान की जानिब हिजरत की। इन्हीं खानदानों में से एक खानदान सैयद मुज्तबा हुसैन का भी था, जिन्होंने जौनपुर से हिजरत की और बंगाल के रास्ते कराची मुंतकिल हुए। इस दौरान क्या क्या वाक़यात रूनुमा हुए, उनका अहवाल जानते हैं उन्हीं की ज़बानी कहानी पाकिस्तान की में। पैदाइश तो मेरी 10 जनवरी 1933 को हुई थी। तकरीबन कोई 9th-10th क्लास में आया हूँ तो मुझे पता लगा कि कोई एक तहरीक सी चल रही है। फिर मैंने कहा ये तहरीक है क्या। कुछ लोगों से मैंने पूछा, कुछ जो हमारे जो ग्रुप के लड़के थे उनसे, कि हमने कहा यार ये तहरीक वरी क्या चीज़ है। तो वो कहने लगे कि यार असल में हिंदुओं में और मुसलमानों में कुछ गड़बड़ हो रही है और वो अब कह रहे हैं कि हम इकट्ठा नहीं रह सकते। नतीजा ये है कि ये इसके बंटवारे तक की नौबत आ गई और 14 अगस्त 1947 को मैं मैट्रिक पास कर चुका था। और फिर ये हुआ कि मैट्रिक पास करने के बाद दाखिला जो मेरा हुआ वो RSKD इंटर कॉलेज में हुआ, जो राष्ट्रीय सेवक संघ का कॉलेज था। कट्टर किस्म के सारे वहाँ पर हिंदू प्रोफेसर थे, प्रिंसिपल भी RSKD का था। हमारा उर्दू का प्रोफेसर भी वो राष्ट्रीय सेवक संघ का था। तो हमने कहा यह तो बहुत काम ख़राब हो गया यार, हम इस कॉलेज में दाखिल हो गए तो यहाँ हमारे साथ ये हशर हमारा क्या करेंगे। तो सबसे पहले जो इब्तिदा हुई है वो हुई है पंजाब में और बंगाल में, और बहुत आखिर में यूपी में शुरू हुए हैं। इसीलिए यूपी के लोग बहुत देर में मुहाजिर होके आए हैं यहाँ। अभी तक जौनपुर में बिल्कुल सुकून था, बहुत छोटा सा शहर था, वहाँ बड़े पुरसुकून लोग रहते थे। अलबत्ता एक दिन ऐसा हुआ कि करीब ही मस्जिद थी जिसे कहते हैं अटाला मस्जिद, बहुत बड़ी वो मस्जिद थी। उसकी एक ख़ास खसूसियत ये थी कि उसके चारों तरफ छोटे छोटे कमरे बनाए गए थे, इसलिए ताकि वो फ़कीर गरीब जिनका कोई मकान नहीं है, जिसकी मर्जी है वो आकर रहे, ना कोई उसका कहना चाहिए कि अलाटमेंट करने वाला था, ना कोई कब्ज़ा देने वाला था, जो जिसकी मर्जी है चला जाए।
वहाँ से पहली बार झगड़ा हो गया मुसलमानों और हिंदुओं का, क्योंकि वो हिंदू भी वहाँ आए फ़कीर रहने के लिए, मुसलमान भी आए। अब वो जिसमें रहता था मुसलमान वो गया था कहीं भीख मांगने, वो हिंदू वहाँ घुस गया था और निकल नहीं। नतीजा कि वहाँ से झगड़ा शुरू हुआ है। जब झगड़ा शुरू हुआ तो सबसे पहले तो हमारा कॉलेज बंद हो गया कि कहीं यहाँ भी वही फसाद ना हो जाए, यहाँ तो लड़के हिंदू मुसलमान सभी आ रहे हैं। फिर उन्होंने एक तरकीब ये किया कि बाल्टी में पानी डाल के और पानी में मिर्चें घोल के, और वो पिचकारी जो होली में ये खेलते थे सारे, वो पिचकारी लेके और घूमते रहते थे। जहाँ कहीं मुसलमानों का मकान नज़र आता, दरवाज़ा खिड़कियाँ खुली हुई, वहीं वो फायरिंग उसकी करना शुरू कर देते और वो पानी अंदर जब जाता, मिर्चों का अगर कोई भी सामने हो, आंखों में पड़ता तो अंधा हो जाता था। इसलिए मुसलमानों ने घर का दरवाज़ा ही बंद कर दिया, खोलने ही बंद। अब लड़के बच्चे कैसे निकले हैं, मर्द कैसे निकले हैं और सौदा सलफ किस तरीके से लाए, ये मसला। इसमें फिर मारपीट जो शुरू हुई है दुकानों पर, बाज़ारों में, इधर उधर दुकानों का लूटना, बाज़ारों का बर्बाद करना। नतीजा ये हुआ कि वो कत्ल गारत भी उसी में शुरू हो गया। उसके बाद फिर बच्चों का स्कूल से अगवा होना और गायब हो जाना। तो ये नतीजा ये हो कि हिंदुओं ने मुसलमानों पर बड़ा जुल्म किया और बड़ा कहने से बड़े कत्ल हुए वहाँ पर कि मैं बता नहीं सकता। अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि मुसलमानों के घर में आग लगाई जा रही है, मुसलमानों के घरों में आग लगाई जा रही है। मुसलमानों की औरतें महफूज नहीं हैं, उनकी साड़ियों को जलाया जा रहा है। पीछे उस मुसलमान भी औरतें साड़ियाँ बांधा करती थी, उनकी साड़ियों में, लड़कियों की साड़ियों, लड़कियां स्कूल जा रही, उनकी साड़ियों में आग लगाई जा रही है। इस चीज़ ने बहुत जन्म दिया इस चीज़ को कि अब हमारा गुजारा यहाँ नहीं हो सकता। और जितने भी जलसे जुलूस हो रहे थे उन सबको नाकाम बनाने में हिंदू बड़ी कामयाबी से काम कर रहे थे। अच्छा, अब एक ऐसा वक्त आया कि मेरे वालिद साहब की दुकान में एक खुफिया कमरा था जहाँ पर हमारे इल्म में नहीं था, हमारे यही पता था कि यहाँ पर आते हैं लोग, पता नहीं क्या करते होंगे, और दिन भर का अखबार इकट्ठा करके वहाँ इकट्ठा होते थे और तबसरा होता था, उस पर बयानात लिखे गए। तो हिंदुओं में बड़ा कहना चाहिए कि खलफशार पैदा हो जाता था। करते करते आखिरकार ये इत्तला मिल गई कि भाई यहाँ पर ये कार्रवाई कोई ना कोई हो रही है। इसलिए कि मेरे वालिद साहब की दुकान बिल्कुल कहना चाहिए कि थाने के सामने थी, सामने थाना था। वालिद साहब दिन भर देखते थे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या। वहाँ से एक हिंदू सिपाही आया है। अब्बा परेशान हो गए कि ये मसला क्या बना है। उन्होंने कहा ये बात यही है। चुनांचे अब्बा ने तो उसी वक्त फैसला किया। नतीजा ये हुआ कि उन लोगों ने कहा अब क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो जो कुछ भी होगा देखें, अब चलें अपने मुल्क में। नतीजा ये हुआ काफ़िले तैयार हुए। तो मेरी वालदा ने मुझे बताया कि इस तरीके से ये हुआ है। तो अब्बा तो तुम्हारे गए। उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ, तीसरे दिन तुम लोग पाकिस्तान आ जाना। मैं तुम्हारे फूफा को कह के जा रहा हूँ, वो तुम लोगों को बॉर्डर तक पहुँचा देंगे, मोनाबाव तक। अब चूँकि सारे बॉर्डर बंद हो चुके थे, सिर्फ बंगाल खुला हुआ था, इसलिए बंगाल के अलावा हमारे लिए रास्ता ही कोई नहीं था। नतीजा ये हुआ कि हम फिर अपने शहर से सब कुछ छोड़ के, घर वालों को छोड़ के आखिरकार चले। वो मेरी अम्मा को कह गए थे देखो, एक गिलास, 1 या 2 गैलन पानी का, एक जोड़ा कपड़ा अपना और बच्चों का सबका, और इसके अलावा 1-2 प्लेट और चमचा बस। और रोटी वोटी कुछ लाने की ज़रूरत नहीं, शीरमाल बनवा लेना, कनस्टर बड़ा होता है उसके अंदर भर के वो रख लेना अपने पास। अब बस वही खा के, क्योंकि कोई तकरीबन 2 दिन लगे थे चिटागांग पहुंचते हुए। तो उस दौरान खाने पीने का बस ही रास्ते से कुछ लेके न खाना, क्योंकि हिंदुओं का स्टेशन सर आएगा बीच में। चले गए हम अल्लाह का नाम लेके, पहुँचे। खैर वहाँ अब्बा मिल गए। हमारे अब्बा ने फिर हमें चिटागांग, वो है गंगाबाड़ी वो कहलाती थी, पथरघट्टा इलाका था उसका, दरियाए कर्नाफुली के किनारे वो आबादी थी। तो उस आबादी में बहुत से लोग रहते थे, बंगाली भी, बिहारी भी, हिंदुस्तानी भी। जो मुहाजिर थे उधर वो किराए पर उन्होंने दिया हुआ था उनको। उस बाड़ी में रहे हम, और बाड़ी में रहने के बाद फिर हमें वहाँ सुकून न मिला। तो अचानक मुझे वहाँ पर एक बीमारी हो गई, कालाजार।
कालाजार बीमारी थी, वो ऐसी थी कि मुझे 1 महीना सवेरे शाम इंजेक्शन लगता रहा है। शुक्र है कि ठीक हो गया। तो फिर उस वैद्य ने, ये वैद्य इलाज कर रहा था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। तो वैद्य ने कहा कि देखें आप ये अब बंगाल छोड़ दें, क्योंकि आपको यहाँ की आबहवा सूट नहीं कर रही है। अगर अब आपको अटैक हुआ ना तो आप बचेंगे नहीं। अब्बा को बताया, भी अब्बा ने सुन के घर आया। अब घर आके एक और परेशानी शुरू हो गई कि अब क्या करें, यहाँ से क्या ले जाएं और क्या रखें और कैसे जाएं। बहरहाल कराची पहुँचे, कराची आके वहाँ रह गए। अब कराची रहने के नतीजे में ये है कि वहाँ पर ये मसला हमारे लिए बहुत बड़ा बन गया था कि किस इलाके में रहें, कहाँ रहें, है हमारे पास क्या, हम ले के क्या आए हैं। न सर्दी के कपड़े न गर्मी के कपड़े, वही कपड़े हैं जो हम धो के पहनते हैं। औरतों के न नहाने का बंदोबस्त तक, न रहने का बंदोबस्त करें तो क्या करें। खैर वहाँ जिस तरह से वक्त गुजरा, इत्तेफाक से 1-2 फिर मेरे साथी लखनऊ यूनिवर्सिटी के मिल गए। तो नतीजा ये हुआ कि फिर वहाँ से नौकरी मिली। नौकरी फिर मिल गई मुझे रियासत भावलपुर में। उस वक्त रियासत भावलपुर थी। खानपुर एक छोटा सा शहर था, वहाँ खानपुर में मुझे एज टीचर मुलाजमत मिली। बस अब वो खानपुर को ही मैं अपना वतन समझता हूँ। नौजवान नस्ल के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी बात यह है कि उनकी तारीख की किताबें जितनी हैं उनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों को पाकिस्तान के असल मकसद से आगाह करें कि पाकिस्तान बनाया क्यों गया था। जो कुछ इस मुल्क में हमारा है वो हमारी मिल्कियत है और हमने इसको बचाना है, हमने इसको गंवाना नहीं है। अगर गंवा दिया तो अब हमारे लिए कोई जगह नहीं है कहीं भी आने जाने की, कहीं रहने की। इस मुल्क को अपना मुल्क समझकर यहाँ की हर चीज़ की हिफाजत करें, हर एक का ख्याल करें। किसी मज़हब और मिल्लत और फ़िरके के दबाव में कभी ना आए। ये सोचें कि वो पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी होना एक बहुत बड़ा फ़ख्र है। तो पाकिस्तानी हीरो सैयद मुश्तबा की रियल स्टोरी आपने सुनी है। कितनी तकलीफ़ों के बाद ये पाकिस्तान हमें मिला है, ये वतन हमें मिला है, और कितनी कुर्बानियाँ देने के बाद ये आज़ादी हासिल हुई। यकीनन ये आज़ादी किसी नेमत से कम नहीं है उज़ैर, और मेरे ख्याल में इस वतन से जितनी मोहब्बत की जाए वो कम है, क्योंकि जो हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं हम तो उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते, और ये देख कर ही हमें एहसास होता है कि वो तकालीफ कितनी ज़्यादा। बिल्कुल, और इन्हीं कुर्बानियों को हमने रिकॉल करवाने की कोशिश की है ताकि आप लोग ये समझ सकें और वो लोग भी, उन तक भी ये पैगाम चला जाए, वो भी कान खोल के सुन ले जो ये कहते हैं कि अलग वतन की ज़रूरत क्या थी। आज अगर आप वहाँ पर देखें तो जहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी बसती है हिंदुस्तान के अंदर, वहाँ पर उन्हें किस तरह बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा जाता है। उनके इलाकों में पानी तक की सहूलत जो है फराहम नहीं की जाती। अभी बिहार के इलेक्शन आने वाले हैं भारत के अंदर, और वहाँ पर जो इंकशाफ हुआ है कि मुसलमान वोटर्स जो हैं उनको फहरिस्तों से ही निकाल दिया गया, यानी उन्हें अपना हक़ राय दही भी इस्तेमाल करने की वहाँ पर इजाज़त नहीं है। तो ये सोचना आप छोड़ दें और इस बात का ख्याल रखें कि आप इस कंट्री के लिए क्या कर रहे हैं, आप इस वतन अजीज़ के लिए क्या कर रहे हैं, इसकी कामयाबी के लिए, इसकी प्रॉस्पेरिटी के लिए, इसकी खुशहाली के लिए आप कितना हिस्सा अपना डाल रहे हैं। ना कि हर वक्त ये सोचते रहें कि इस मुल्क ने हमें क्या दिया। इसी पैगाम के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।